नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश की एक ऐसी नदी जो मरुस्थलीय प्रवाह के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और आधे प्रवाह मार्ग पर जिसकी प्रवृत्ति बदल जाती है और यह नदी अपने प्रवाह के मार्ग में बहुत सारे उपनामों से जानी जाती है। इस नदी की सहायक नदियों में भी बहुत सारी एकरूपताएं और विभिन्नताएं पाई जाती है और इसी कारण से यह नदी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे लूनी नदी की। लूनी नदी की बात करें, इसके प्रवाह की बात करें तो देखिए, लूनी नदी के प्रवाह में सबसे बड़ी विशेषता है यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली मरुस्थलीय राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ से दो धाराओं के रूप में, जिसमें एक धारा आकर मिलती है पुष्कर से, जिसे कहते हैं सरस्वती धारा, और यह नदी अपने जल को अंतिम रूप से ले जाकर छोड़ती है अरब सागर में। लेकिन जब पानी का प्रवाह कम होता है तो यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो आइए इससे संबंधित उद्गम स्थल, नाम, उपनाम व मार्ग में पड़ने वाले विशेष जो स्थान हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, इस नदी का उद्गम दो विभिन्न धाराओं से होता है। पहली और मुख्य धारा अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, जिसे कहा जाता है सागरमती या सागरवती नदी, और दूसरी सहायक धारा निकलती है पुष्कर झील से, जिसे कहा जाता है सरस्वती नदी। और ये दोनों ही धाराएं अजमेर के गोविंदगढ़ में आकर एक दूसरी से मिलती है और इसके पश्चात इस नदी का नाम हो जाता है लूनी। अब देखिए, यहाँ थोड़ी सी जानकारी इसके उद्गम स्थल के बारे में देखते हैं। नाग पहाड़ व तारागढ़, देखिए दोनों एक दूसरे के लगभग पैरेलल हैं। दोनों के बीच में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादा अर्णोराज जी ने एक झील बनाई थी, जिसे कहते हैं आना सागर, और कहा यह जाता है इस झील का निर्माण तुर्कों के रक्त से रंजित धरती को धोने के लिए किया गया था। यहाँ से इस लूनी नदी की नदियों के सहायक नदियों की बात की थी अपन ने, और ये कहा था कि इसकी सहायक नदियों के नामों में बहुत सी एक रूपता है। तो यहाँ पर पहली एक रूपता आती है, ये जो आना सागर झील है, इस झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने बांडी नदी के जल को रोककर कराया था। तो यहाँ इस आना सागर झील का निर्माण हुआ है बांडी नदी के जल से, और जब ये झील नहीं बनी थी तो ये जल भी इस सागरमती धारा के अंदर ही आकर गिरता था। तो पहली नदी का नाम यहाँ याद रखना है बांडी नदी, जो आना सागर झील में अपना पानी लाके डालती है। अब इस गोविंदगढ़ से आगे यह लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, जिसकी बात हमने बनास नदी के वीडियो में की थी कि बनास नदी, चंबल नदी और लूनी नदी, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होती हैं। तो देखिए, लूनी नदी भी बनास की तरह राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। इन 6 जिलों की बात करेंगे तो इस लूनी नदी के उपनामों की बातें भी आ जाएंगी। देखिए, प्रथम जिला जहां से ये नदी उद्गम होता है अजमेर, इसके पश्चात यह नदी थोड़ी दूरी प्रवाहित होती है नागौर जिले में, उसके पश्चात इसका प्रवाह है पाली जिले में। चौथा, इस नदी के मार्ग में प्रवाहित होने वाला या जिस जिले में से प्रवाहित होती है जोधपुर जिला। 5वां जिला बाड़मेर है और छठा व आखिरी जिला है जालोर। प्रवाह के ये 6 जिले आ गए हमारे पास। इन 6 जिलों को एक क्रम में लिखते हैं तो एक आसान सी ट्रिक बनेगी। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, और बाड़मेर में ये एक विशेष स्थान है, इसकी भी बात करेंगे बालोतरा, और बालोतरा के बाद में जालोर। कच्छ का रण और इसके पश्चात इसके उद्गम बिंदु नाग पहाड़ को जब इस क्रम के अंदर जमाते हैं तो देखिए, अजमेर का नाग पहाड़, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, और बाड़मेर का ये बालोतरा शहर, और बालोतरा के पश्चात जालोर, और जालोर के बाद में अपना राज्य बदलेगी ये नदी और पहुंचेगी गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाएगी। तो क्रम देखिए, इस क्रम में यदि हम अजमेर को लिखें आज, इस नाग का लें अकेला ना, नागौर का ना, पाली का पा, और जोधपुर का लेते हैं जे, बाड़मेर का बै यानी कि बी, और बालोतरा का भी लेते हैं बी। तो ये क्रम देखिए, इन सभी के हम पहले अक्षर को ले रहे हैं, जालोर का जा
और उसके बाद में लेते हैं ओ, तो यहाँ तक का क्रम देखिए क्या बनता है। आज इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नाना, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो पाजेव, और पाजेव एक पैरों में पहनने का आभूषण है जिसको जब भी यूज करते हैं तो अपने आप चलने पर बजता है। तो ये क्रम क्या बनेगा देखिए, आज, नाना, पाजेव, बजाओ, और बजानी कहाँ पर है उस स्पेसिफिक जगह का नाम बताया है, कच्छ के रण में बजानी है। अब देखिए पूरा का पूरा अपवाह क्रम उद्गम बिंदु और समापन बिंदु के साथ याद हो जाएगा। आज से अजमेर, ना से नाग पहाड़, ना से नागौर, पा से पाली, जे से जोधपुर, बी से बाड़मेर, और बाड़मेर में बालोतरा है। और ये इस नदी के प्रवाह क्रम में बहुत अहम स्थान रखता है। इससे पहले इस नदी का पानी होता है मीठा, और इसके पश्चात ये पानी हो जाता है खारा। इसका मतलब इस लूनी नदी के प्रवाह में बालोतरा वो स्थान है जिससे पहले इस नदी का पानी होता है मीठा और उसके पश्चात हो जाता है खारा। और जाओ यानी कि बजाओ, और बजाने के अंदर जा से जालोर होगा। और ओ जो है, इस ओ के दो अर्थ हैं। ओ का पहला अर्थ होगा और दूसरे ओ का मतलब होगा ओशियन ऑफ अरेबिक, या सीधा कहें तो अरेबिक ओशियन यानी अरब सागर। ओ को यूज हमेशा हम काम में लेते हैं दूसरे के लिए, तो राजस्थान और, तो यहाँ पर इस ओर से पहले के जितने भी शब्द यहाँ आए हैं ये सभी राजस्थान से संबंधित हैं, और इस ओर के बाद में जो भी आएगा वो गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के अंदर कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है कम पानी की उपस्थिति में, और जब बारिश अधिक होती है तो ये पहुंच जाती है अरब सागर में। कच्छ के रण में इस नदी के दलदली भूमि के क्षेत्र को कहा जाता है नेहड़। कच्छ के रण में इस नदी के दलदली भूमि क्षेत्र को कहा जाता है नेहड़। इसके अलावा राजस्थान की भी दो जगह हैं जहां पर इस नदी के इस दलदली अपवाह क्रम को नेहड़ क्षेत्र कहा जाता है। जालोर का सांचौर और बाड़मेर का बाखासर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आगे का पूरा क्षेत्र कच्छ के रण में शामिल होता है और उसे कहा जाता है नेहड़ क्षेत्र। अब देखिए इस उपनाम की बात है नेहड़, तो इस नदी से संबंधित जितने भी इसके उपनाम प्रचलित हैं उनकी बात करते हैं। इस नदी को वैदिक साहित्य के अंदर कहा गया था लवणवती नदी। वैदिक साहित्य में इसका उल्लेखित नाम जो है वो लवणवती है। अब वर्तमान में इस लवणवती के दो उपभ्रंश शब्द भी प्रचलित हैं। इसे कहा जाता है लवणाद्री या लवणवरी नदी। भारतीय शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास जी ने अपने साहित्य में इस नदी को कहा है अंतः सलीला। इसके अलावा भी इस नदी के बहुत सारे भौगोलिक उपनाम प्रचलित हैं जिसके लिए हमें थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति का पता होना चाहिए। देखिए ये तारागढ़ और नाग पहाड़, ये सारी की सारी चोटियां जो हैं ये भाग हैं अरावली पर्वतमाला का। तो ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ दर्शाई है ये अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला के इस तरफ ये है पूर्वी राजस्थान और ये पश्चिमी राजस्थान, और अरावली के पश्चिम में स्थित ये राजस्थान संपूर्ण रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र है। और इस रेगिस्तानी क्षेत्र को कहा जाता है मरुस्थल, या कहा जाता है इसे थार का मरुस्थल। और इसी की बात करें तो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्रता से पूर्व और बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर जो रियासत आबाद थी वो रियासत थी मारवाड़। तो देखिए अरावली के पश्चिम में इसे पश्चिमी राजस्थान, रेगिस्तानी प्रदेश, थार का प्रदेश या मरुस्थली प्रदेश या मारवाड़ रियासत कहते हैं। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में ये सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है जिसके बारे में हमने परिचय में भी एक बात की थी कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इससे बड़ी दो ही नदियां हैं पूरी दुनिया में जो रेगिस्तानी क्षेत्र में
प्रवाहित होती हैं और इससे बड़ी हैं प्रवाह क्षेत्र में। पहली नदी है नील और दूसरी नदी है नाइजर। नील तो संपूर्ण विश्व में ही सबसे बड़ी नदी है और नाइजर जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है और ये एक ऐसी नदी है नील के बाद में जो लूनी से बड़ी है और मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लूनी का नंबर है तीसरा। अब देखिए ये इतने सारे नाम हो गए इस मरुस्थलीय क्षेत्र के और इन क्षेत्रों में ये नदी प्रवाहित होती है तो इस नदी को कहा जाता है इन क्षेत्रों की गंगा। तो देखिए अकेला गंगा लिखते ही 5 उपनाम हो गए हैं इस नदी के। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, थार के मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा और मारवाड़ की गंगा। ये इतने नाम इस नदी के गंगा से संबंधित हैं। इसके अलावा इस नदी को कहा जाता है इस क्षेत्र की जीवन रेखा। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तानी प्रदेश की जीवन रेखा, थार के मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थली राजस्थान की जीवन रेखा और मारवाड़ की जीवन रेखा। इस प्रकार से ये जीवन रेखा और गंगा से संबंधित 10 नाम हो गए। अब जैसे ही नाम आता है गंगा का तो देखिए गंगा की उपमा क्यों दी जाती है, क्योंकि गंगा संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी नदी है अपवाह तंत्र के हिसाब से भी और क्षेत्र को कवर करने के हिसाब से भी और साथ में बसे हुए नगरों के अनुसार भी भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर देखिए गंगा भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है और लूनी जो है ये राजस्थान की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। तो ये भी एक समानता है गंगा और इस लूनी नदी में। इसके अलावा बात करें तो इस नदी को और भी कुछ उपमाएं दी जाती है। जैसे एक उपमा दी जाती है इस बालोतरा से। इस बालोतरा से पहले ये नदी जो है इसका पानी होता है मीठा और बालोतरा के बाद में होता है इसका खारा। इसी कारण से इस नदी को कहा जाता है मीठी और खारी नदी और साथ में इसे कहा जाता है आधी खारी आधी मीठी नदी। इतनी सारी उपमाएं इसे दी जाती हैं अलग अलग गुणों के कारण से। साथ में इस नदी के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भी अलग अलग नाम प्रचलित हैं। जैसे पुष्कर के आसपास इस नदी को कहा जाता है साकरी। अपने मूल उद्गम स्थल नाग पहाड़ से लेकर अजमेर के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में इसे कहा जाता है सागरवती या सागरमती नदी। जालोर के क्षेत्र में इस नदी को कहा जाता है रेल या नाड़ा। यहाँ इसे याद रखना। देखिए जालोर में इस नदी को कहा जाता है रेल या नाड़ा। रेल या नाड़ा कहा जाता है। नेहड़ संपूर्ण जालोर में नहीं कहा जाता है। जालोर के सांचौर क्षेत्र में इसे नेहड़ कहा जाता है और उसके आगे का संपूर्ण दलदली मिट्टी का क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। इसके अलावा इस नदी के नाग पहाड़ से लेकर कच्छ के रण तक का जो संपूर्ण क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। संपूर्ण लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को कहेंगे गोडवाड़ प्रदेश।